अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 4 माह की हटदर्मी, जिद, अना और अहम फैसलों में ताखीर के बाद हुकूमत ने बिल आखिर IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और इन इकदाम के नताइज अब उससे कई गुना संगीन होंगे जो उस वक्त होते अगर ये इकदाम अक्टूबर में ले लिए जाते। 4 माह तक डॉलर की कदर को मसनूई तौर पर कंट्रोल रखने की नाकाम कोशिश के बाद हुकूमत ने जब से डॉलर की कदर पर कैप हटाने का फैसला किया है, उसके बाद से डॉलर के कदर में 2 रोज के अंदर 31 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है और आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 रुपए 17 पैसे महंगा होकर 262 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा होकर 265 रुपए तक पहुंच चुका है। अहम बात यह है कि सागदार के एक्सचेंज रेट को कैप या कंट्रोल रखने के फैसले से यू टर्न के फौरन बाद IMF ने अपना मिशन पाकिस्तान भेजने की तारीख का ऐलान कर दिया है। IMF मिशन अब पाकिस्तान 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान बाकायदा मुज़ाकरात के लिए आएगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पिछले 1 माह के दौरान IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक कई गलत दावे कर चुके थे, अब उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि IMF से मुआहिदा इसी माह तक हो जाएगा। इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहिदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। ये एक मुश्किल वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर यकीन दहानी करवाई है कि IMF का नवा रिव्यू 4 महीने की ताखीर के बाद इस माह मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अहम बात यह है कि IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर हुकूमती फैसलों में ताखीर की वजह से हुई है, जिससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ है। इसाक डार जो साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पार्टी क़यादत नवाज शरीफ को शिकायतें लगाकर और ये दावे करके कि वो ज्यादा बेहतर वजीर खजाना साबित होंगे, उन्होंने अब अपने फैसलों और गलत पॉलिसियों पर यू टर्न ले लिया है। इसाक डार जो कहते थे आई डोंट केयर अबाउट IMF, मैं इनकी मिन्नतें नहीं करूंगा, अब उन्हें IMF की और ज्यादा सख्त शराइत के सामने झुकना पड़ेगा। इसाक डार जो पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड करने पर मूडीज को बिफिटिंग रिस्पॉन्स देने के दावे करते थे, वो आज खामोश हैं। इसाक डार जो डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने के दावे करते थे, आज वो एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखने पर मजबूर हैं। इसाक डार जो फरमाते थे कि अभी तो डंडा नहीं किया लेकिन डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, वो अब डॉलर की ऊंची उड़ान के सामने बिल्कुल बेबस हैं। इसाक डार जो कायद से वादे करके आए थे कि वो महंगाई में इजाफा नहीं करेंगे, वो अब बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाने जा रहे हैं। इसाक डार जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने पर अपनी ही हुकूमत के वजीर खजाना पर तनकीद करते थे, आज वो पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ाने के अलावा सेल्स टैक्स लगाने की IMF की शर्त के सामने घुटने टेक चुके हैं। इसाक डार के ये सारे दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत अब गलती का एतराफ़ करके ट्रैक पर आ रही है, लेकिन हुकूमत की इस गलती से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो चुका है। अक्टूबर में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 9 अरब डॉलर्स के थे जो कम होकर अब सिर्फ 3.67 अरब डॉलर के रह गए। अगर ये फैसले 4 माह पहले कर लिए जाते तो IMF की अगली किस्त जारी हो जाती, दूसरे ममालिक से भी पैसे मिल जाते तो ज़र मुबादला के ज़खायर इस सतह पर ना आते और ना ही कई माह तक डॉलर के इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में 35 से 40 रुपए का फर्क पैदा होता, जिसकी वजह से तरसीलात ज़र में 16% की कमी आई है। मगर इसाक डार 4 माह तक अपनी जिद पर कायम रहे, लेकिन अहम बात यह है कि नून लीग ने इसाक डार को बड़ी उम्मीदों के साथ दोबारा वजीर खजाना बनाया था। मरीम नवाज समेत नून लीग के कई सीनियर रहनुमा इसाक डार के हक में ट्वीट्स करते थे। मरीम नवाज कहती थी इसाक डार जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उन्हें अपना काम करना आता है और वो ये कई बार साबित कर चुके हैं। और जब इसाक डार मुल्क वापस आए तो मरीम नवाज ने कहा कि उनकी वापसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर गई है, डॉलर नीचे आ रहा है, डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। आपके मुंह पे कुदरत का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा कि जिस डार साहब को आपने फाउल प्ले करके निकलवाया, आज वो आपका दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर है। डार साहब से इनकी जो अब मीटिंग्स बनी गाला में हो रही है ना, इनके अपने लोगों ने मुझे बताया कि उन मीटिंग्स में अब बात ये होती है कि डार साहब वापस आ गए तो डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरी के साइंस दिखा रही है, ऊपर जा रही है, डीजल और पेट्रोल की पहली बार कीमतें इस तरह से कम हुई हैं। और डार साहब क्योंकि एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत दफा मुल्क को मुआशी बहरानों से निकाल चुके हैं, ऐसे मुआशी बहरानों से भी उन्होंने निकाला है जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती थी।
इसके अलावा मरीम नवाज ने मिफ्ता इस्माइल को ओहदे से हटाने में बड़ा किरदार अदा किया था। वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिफ्ता इस्माइल की शिकायतें करती थी और इस राज से उस वक्त पर्दा हटा जब इस हवाले से मरीम नवाज की एक ऑडियो लीक सामने आई, जिसपे वो कह रही थी कि मिफ्ता को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, अल्लाह करे इसाक डार वापस आ जाए। 207 पे जा रहा था, जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पे उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है। अल्लाह ताला करे हमारा कोई डॉक्टर साहब आ जाए। मैंने बड़ी उस पर मेहनत की अंकल, और मैं कुछ 1 महीने से उस पर लगी चुप करके कह रही हूँ कि ना करूँगी। अभी तक उन्होंने उसका शादी का उनको मना के लाना चाहिए। और जब इसाक डार वापस आ गए, मिफ्ता इस्माइल को ह्यूमिलेट करके निकाल दिया गया, तो उसके बाद नून लीगी रहनुमाओं ने इसाक डार के हक में ट्वीट्स करना शुरू कर दी। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा कि इसाक डार दयानतदार, दीनदार और दर्द दिल रखने वाले प्रोफेशनल इंसान हैं। उनकी वापसी मुल्क और नून लीग के लिए नेक शगुन साबित होगी। ये वो उम्मीदें थीं जो नून लीग ने इसाक डार से बांधी थी, मगर अब लगता है इसाक डार को लेकर जो मिथ कायम की गई थी वो भी खत्म हो चुकी है। इसाक डार ने पिछले 4 माह मईशत को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, मगर अब उनका कहना है कि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना और उसकी तरक्की और खुशहाली अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह इंशाअल्लाह हिम्मत देगा। इनकी लीडरशिप में पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह हम इस क्वागमायर से निकलेंगे, पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करे। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन वो नीयत और हार्ड वर्क दरकार है। अब इसाक डार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के जिम्मे है, मगर कुछ जिम्मेदारी इसाक डार साहब की भी थी। वो जो वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, उसमें वो नाकाम नजर आए। हमने इसाक डार साहब को इस प्रोग्राम में आने की दावत भी दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त इन हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जुबैर साहब, बड़ी उम्मीदों के साथ आप लोग लेकर आए थे इसाक डार साहब को। मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया गया 5-5.5 महीने के बाद। आप लोगों ने कहा कि उनके तजर्बे से फायदा होगा, पहले भी वो करके दिखा चुके हैं, कारकर्दगी उनकी बड़ी जबरदस्त रही है। तो अब क्या असेसमेंट है आप लोगों की? उनको वजीर खजाना बनाने से नून लीग को फायदा हुआ है, या अगर मिफ्ता इस्माइल साहब ही रहते तो ज्यादा फायदे में होते आप लोग इस वक्त? देखिए, ये तो नोशनल क्वेश्चन है कि अगर मिफ्ता इस्माइल रहते तो क्या होता और इसाक डार ना आते तो क्या होता। ये नोशनल क्वेश्चन है। लेट्स लुक एट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि सितंबर के एंड तक, इफ आई एम राइट, मिफ्ता साहब थे। और मैं इस सियासत में तो जाऊंगा भी नहीं कि मिफ्ता साहब की परफॉर्मेंस खराब थी या अच्छी थी। मिफ्ता साहब जाहिर है पार्ट ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ के साथ काम कर रहे थे, कैबिनेट के फैसले होते थे सिर्फ मिफ्ता इस्माइल जैसे। वो खुद भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मिफ्ता इस्माइल के सिर्फ फैसले नहीं। लेकिन शहजाद, आई थिंक हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो IMF की जो प्रोग्राम था वो सस्पेंडेड था, विच मेंट कि हमें IMF के पास दोबारा जाना था। दोबारा जाने का मतलब ये था कि सख्त फैसले करने होंगे, बिकॉज जाहिर है IMF अगर कंटिन्यू रहता है तो हमें बाकी जगहों से, इंक्लूडिंग फ्रेंडली कंट्रीज, बाकी मल्टीलैटरल एजेंसीज और कमर्शियल बैंक्स वगैरह से बाहर के, उनसे पैसे उसी वक्त मिल सकते थे जब तक हम IMF के प्रोग्राम के तहत हों, विच शोज के जी डिसिप्लिन है। तो वो हमने सख्त फैसले भी किए, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी अदा की। जुलाई में बाई इलेक्शन हुआ पंजाब में, उसमें एक पॉलिटिकल कॉस्ट सबको नजर आई। तो परेशानी तो होनी थी। एज अ पॉलिटिकल पार्टी वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, और ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि हमारा हदफ जो है फाइनली जनरल इलेक्शंस हैं 2023 के, तो इतनी भी पॉलिटिकल कॉस्ट ना अदा करनी पड़े कि जी एंड में हम थोड़े अरसे के लिए आए और इलेक्शन हार गए।
फिर उसके बाद नेशनल असेंबली की सीट्स पर कुछ इलेक्शंस हुए, उस पर भी जाहिर हम हार गए थे। तो इसहाक डार साहब का जो पॉइंट था वो ये नहीं था कि इसहाक डार साहब को इसलिए लाया गया था कि जी मईशत चल नहीं रही थी। जो मुश्किल फैसले थे काबीना के थे, शहबाज शरीफ साहब के फैसले थे, तो वो तमाम किए गए थे। उनकी जो लीगल इश्यूज थे इसहाक डार साहब के, जब वो ठीक हो गए, ही केम बैक और उन्होंने जाहिर फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली बैक और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। उनका बेसिक ये कहना था कि इतना आवाम पे बोझ नहीं डालना चाहिए और हम आईएमएफ से बेहतर डील करके दिखाएंगे। तो मुझे इस बात का तो आप जवाब दे सकते हैं ना, अब 4 महीने बाद आप तो मईशत को बड़ा समझते हैं, कि क्या उम्मीदों पे पूरा उतरी है उनकी कारकर्दगी या नहीं उतरी है? देखिए, इसमें तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं की थी कि अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहिए। एक सियासी हुकूमत के लिए ये कहना कोई गलत बात नहीं होती। ना इमरान खान, ना आसिफ जरदारी साहब, ना कोई और ये कह सकता है कि हमें अवाम पर बोझ डालना चाहिए। ये कहते हैं कि जी हमें एक फाइन बैलेंस तलाश करना चाहिए बिटवीन आईएमएफ प्रोग्राम एंड अवाम के ऊपर बोझ डालने के हद तक। इतना तो नहीं आप पीस सकते। लेकिन एक जब आप उस पोजीशन पे बैठे होते हैं, आपको असेस करना होता है कि आज मैंने अगर मुश्किल फैसले लिए तो आवाम पे ज्यादा बोझ पड़ेगा, या यही फैसले मैं 4 महीने बाद लूंगा तब ज्यादा खतरनाक नताइज होंगे उसके। और यही देखने में आ रहा है। उस वक्त फैसला ले लेते तो $9 बिलियन के हमारे ज़खायर थे, आज जब ये फैसला करने जा रहे हैं आईएमएफ के साथ तो $3.6 बिलियन के फैसले हैं। तो ये तो असेस करना होता है ना कि किस वक्त क्या फैसले लिए जाने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा था कि क्या अवाम पर बोझ डालने पर कुछ, तो उस हद तक तो बिल्कुल इसहाक डार साहब सही कह रहे थे। दूसरी बात जो इसहाक डार साहब सही कह रहे थे वो ये था कि उनका एक्सपीरियंस था आईएमएफ प्रोग्राम्स का। 2 आईएमएफ प्रोग्राम्स वो कर चुके थे, 98-99 में किया था और फिर एक 2013 से 2016 तक किया था, जो कि सक्सेसफुल था। एंड दैट इज द ओनली आईएमएफ प्रोग्राम 23 आईएमएफ प्रोग्राम्स में से जो सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ था। सो उनका ये क्लेम करना कि जी मेरे पास एक्सपीरियंस है, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दैट। और पार्टी उस बात पर बिलीव भी करती थी कि इसहाक डार साहब के पास वो तजर्बा है। करती है अब करती है। अच्छा जी, अच्छा, अब देखे ना, ये एक उन्होंने एफर्ट ये की कि मैं आईएमएफ प्रोग्राम्स की सख्त शराइत को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करूं while negotiating with other multilateral agencies या दोस्त ममालिक के साथ। वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी उन्होंने शाहजेब का इंटरव्यू शायद आपने सुनाया भी था, जिसमें वो कह रहे थे कि जी सऊदी अरेबिया से वो ट्राई करना तो एक वर्थ थी। मैं उनकी ट्राई पर आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो, क्योंकि ऑब्वियसली इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी जो आप बता रहे हैं। अभी हमने एक जो ऑडियो लीक हुई थी, मुबैना मरियम नवाज साहबा शहबाज शरीफ साहब से बात कर रही थी और वो कह रही थी मिफ्ता ये क्या कर रहा है। अच्छा, उस वक्त इंटरेस्टिंगली डॉलर जो है वो 207 का था और आज डॉलर जो है वो 262 का हो चुका है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब किस किस्म की बातें हो रही हैं पार्टी के अंदर परफॉर्मेंस पर, जब उस वक्त 207 पे ये कहा जा रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कर रहे हैं, अब किस किस्म की बातें हो रही है। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि सुलेमान शहबाज की तरह कोई ट्वीट कर दे, किसी को खुदा ना खास्ता जोकर कह दे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन किस किस्म की बातें हो रही हैं इस वक्त? देखिए, इस वक्त इसमें देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो काफ़ी ख़राब है। हर इंडिकेटर के हवाले से महंगाई, और जो कि जाहिर है ये जो एक्शन है एक्सचेंज रेट के, इसकी अपनी वजह से और महंगाई होगी। फिर गैस की प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, फिर ग्रोथ जो है जीडीपी ग्रोथ जाहिर है बहुत कम होगी, स्टेट बैंक के हिसाब से 2% या उससे भी कम होगी। और दूसरे फिस्कल डेफिसिट वगैरह तमाम जो है दबाव का शिकार हैं। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, रिजर्व्स की आपने बात की, बहुत ही कम है, 3.7 बिलियन है, उसको थोड़ा सा कम आपने और कर दिया, लेकिन 3.7 सवाल वैसे मेरा ये था कि पार्टी के अंदर इस वक्त क्या बात चल रही है? पार्टी मुतमईन है इस वक्त जो परफॉर्मेंस हो रही है, या मुतमईन नहीं है? ये मुतमईन तो नहीं हो सकती। मैं यही तमीद बांध रहा था ना कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके सामने हों तो कैसे, ये तो सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो सकती। ये जरूर होता है कि जी अगर मुश्किल हालात में इधर से निकला कैसे जाएगा, अब क्या करना चाहिए। तो उस हवाले से जो कल फैसला किया गया है, जो रुपए को गिरने दिया गया है, ये आईएमएफ की शर्त थी। इट इज एन इंडिकेशन दैट आईएमएफ के साथ हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने शाम को ही, कल शाम ऐलान कर दिया 31 जनवरी को आईएमएफ की टीम आ रही है, बातचीत होगी फरवरी 9 तक या 8 तक, और उसके बाद आईएमएफ सक्सेसफुली, होपफुली आईएमएफ का बोर्ड अप्रूव कर देगा एंड देन विल गेट द ट्रांच, बट नॉट जस्ट दैट। सो हम यहाँ से रिकवरी की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बड़ा अहम है कि ये फैसले अब हमने करने हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जुबैर साहब के अक्टूबर में, उससे पहले एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि उनके खिलाफ कई आर्टिकल लिखवाए गए इसहाक डार साहब की जानिब से,
लेकिन इसहाक डार साहब के खुद भी काफ़ी सारे बयान हैं ना, जिसकी वजह से शायद उन्होंने कन्विंस किया अपने कायद को कि मैं बेहतर वजीर ख़जाना साबित हूँगा। ना लेवी इतनी बढ़ानी चाहिए पेट्रोल पे, ना आप महंगाई का बोझ डालें, ना हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे। और फिर आके उन्होंने कहा कि बार बार कहा कि डॉलर को हम 200 से नीचे लेकर आएंगे। IMF को कहा कि आई डोंट केयर अबाउट IMF, मैं उनकी मिन्नतें नहीं करूंगा। मूडीज को बेफिटिंग रिस्पॉन्स देंगे। मैंने अभी डंडा नहीं चलाया और डॉलर नीचे आना शुरू किया है। मतलब जब आप इस किस्म की बातें करेंगे तो आपको तो जज उन्हीं पे किया जाएगा ना कि कहीं ना कहीं कोई चीज तो आपकी सही साबित हो। आप तो बिल्कुल रिवर्स गियर लगा के कितना बड़ा यू टर्न लेके जा रहे हैं और उससे ज्यादा शदीद नुकसान हुआ है मईशत को पाकिस्तान की। अच्छा, मैं ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पर तो नहीं जाऊंगा कि मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा और इसहाक डार साहब ने क्या कहा। मैं बिल्कुल भी नहीं पब्लिक में, मैं आई एम नॉट वन कि वो पब्लिक में बैठ के किसने सही कहा किसने गलत कहा। हुकूमत हमारी है, PDM की हुकूमत है अप्रैल 2022 से, एंड वी ओन एवरी डिसीजन ऑफ दैट गवर्नमेंट। वो काबीना के फैसले होते हैं। इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल दोनों ने कोशिशें की हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि जी ये फैसले अगर पहले कर लिए जाते। इसहाक डार साहब का उसका जवाब ये है कि जी हमने एक एफर्ट करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के अवाम पर इतना शदीद दबाव ना हो। वो एफर्ट नहीं उस तरह से सक्सेसफुल रही जिस तरह से सोचा था, एंड देयरफॉर वी आर फेस्ड विद दिस कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेप्टिंग IMF डिमांड्स एंड इम्प्लीमेंटिंग देम। क्योंकि बात यह है कि वो अगर अब भी ना करते तो फिर तो बहुत ही लेट हो जाता। तो एटलीस्ट ये जो इमिनेंट डिफॉल्ट था वो बच गया है, और एटलीस्ट फॉर नाउ बच गया है। और इसके बाद भी सख्त फैसले करने पड़ेंगे। उसकी कितनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसको हम बैलेंस ऑफ करेंगे। कल मरियम नवाज आ रही हैं, इंशाल्लाह ताला वो अवाम तक जाएंगी तो उसको काफी हद तक बैलेंस ऑफ कर लेंगे। ये पॉलिटिकल कॉस्ट को सिर्फ बैलेंस इस तरीके से करेंगे कि मरियम नवाज की वापसी होगी, वो कैंपेन लीड करेंगी, या फिर नून लीग इस बात पर भी गौर कर रही है कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए, खासतौर पे जो अगले अब 2.5 महीने के अंदर पंजाब और KP की असेंबली में इंतखाबात होने, उनको मौखर किया जाए। क्योंकि ये इतलात आ रही है कि कल जो इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास हुआ है उसमें नून लीग ने यह कहा है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। इस वक्त सेंसस का जो डिजिटल का मामला है, डिजिटल सेंसस का मामला है, उसको एक जवाब बना के हम इसको मुलतवी कर दें। और इतलात यह है कि पीपल्स पार्टी एग्री नहीं कर रही इस बात से। देखिए, इंतखाबात तो होने 2 महीने बाद हों या 6 महीने बाद हों, PMLN हैज़ टू परफॉर्म इन द आइज ऑफ द पब्लिक। ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि अभी मुलतवी हो के 6 महीने के बाद होंगे या 8 महीने के बाद होंगे तो उस वक्त अवाम में हमारी पजीराई ज़्यादा हो जाएगी आज के मुकाबले में। सो हमें फेस तो करना है, और हमें उस पर भी भरोसा होना चाहिए अपनी लीडरशिप पर। मरियम नवाज साहिबा को इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है कि वो अवाम में मकबूल हैं, और वो अपनी मकबूलियत का मुजाहरा करेंगी 1 फरवरी से। जब वो अब निकलेंगी तो इंशाल्लाह ताला वो तो रिकवरी होगी। जहाँ तक इलेक्शंस मुलतवी करने का है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, और मुझे तो नहीं पता, आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, कि पंजाब या KP के इलेक्शंस मुलतवी किसी भी प्रिटेक्स्ट में किए भी जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। अब दैट विल बी, अगर ऐसा कुछ होगा, इलेक्शन कमीशन और जाहिर सी बात है कोर्ट्स के दरमियान होगा कि क्या कोर्ट्स ये एक्सेप्ट करते हैं कोई ऐसा प्ली जिसके बेसिस पर इलेक्शंस को मुलतवी किया जा सके। जेन्युइन कोई रीजन हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। लीगली तो ऑब्वियसली आईन और कानून को अगर फॉलो किया जाए तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपके कई रहनुमा ये आके कह चुके हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया था कि पहले सेंसस होंगे और उसके बाद मर्दमशुमारी होगी, फिर नए इंतखाबात होंगे, तो उसको जवाब तो बनाया जा रहा है ना कहीं ना कहीं। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में फैसला हुआ था, वो PTI की ही हुकूमत के दौरान हुआ था, और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1-2 महीने पहले ही हुआ था। तो ये नहीं था कि ये कोई हमारी इन्वेंशन है। बट मेरा ख्याल है जब तक कोई ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं होता, मैं तो ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कमेंट करने के लिए। और मैं तो यही है कि मरियम नवाज आ ही इसलिए रही हैं कि शी विल लीड द कैंपेन as far as Punjab and KP elections are concerned. तो किस तरीके से आप जो है उसमें कामयाबी के आसार देख रहे हैं अपने, जब आप बिजली की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं? IMF का मुतालबा है 7.5 रुपए बढ़ाएं। ओगरा रिकमेंडेशन दे चुका है कि गैस की कीमतों में 74% का इजाफा होना चाहिए। लेवी जिस पे तनकीद करते थे डार साहब, अब लेवी बढ़ाने के साथ साथ सेल्स टैक्स भी लगाया जा रहा है। तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हवाले से भी अगर देखा जाए, और ऑब्वियसली जो डॉलर अब मजीद अप्रिशिएट किया है कि 10 से 12% की मजीद महंगाई होगी, इन हालात में कैसे जाएंगे अवाम के पास? जी 35% तक CPI होने का चांस है। इस वक्त 25% है।
अवाम में किस तरह से जाएंगे। देखें ना, ये तो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि हमें ये महंगाई किस वजह से हुई है, अवाम को ये समझाना है। अगर हमने अपनी क्या कम्युनिकेशन समझाएंगे कि सागडार साहब के फैसले ना करने की वजह से, ताखीर करने की वजह से ये हालात पैदा हुए, ये बताएंगे अवाम को जाकर? शहजाद, आप इतना ना डराएं। आज तो आपने इतना खौफनाक प्रोग्राम किया है कि ऐसे डरा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सर डर तो ऑन अ सीरियस नोट डर तो आवाम गई है ना, क्योंकि वाकई इस वक्त जो हालात हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि पहले भी सागडार साहब कह रहे थे कि हम डॉलर को भी नीचे लेके आएंगे 200 से, फिर कह रहे थे डिफॉल्ट भी नहीं करेंगे। उनकी एक बात गलत साबित हुई है, अल्लाह ना करे उनकी दूसरी बात भी गलत साबित हो, और अल्लाह करे पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा रहे, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, शायद IMF के बाद भी हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे अगर अगले 6 महीने का करंट अकाउंट खसारा देखें और जो हमने डेट रीपेमेंट्स करने देखे हैं। जी, काफी सारे पैसे, इसीलिए तो IMF का कंडीशंस को एक्सेप्ट किया कि वो काफी सारे पैसे लेने आसान हो जाएंगे IMF का फैसला होने के बाद। और दूसरी बात ये, मैंने आपको कहा 2 pronged स्ट्रेटजी है। एक तो ये है कि मीशत को यहाँ से रिकवरी करने के लिए जो भी एक्शंस लिए जाएंगे, वो पहला एक्शन था IMF की डिमांड्स एक्सेप्ट करना। दूसरा होगा दोस्त ममालिक ने जिन्होंने ये कंडीशंस लगाई थी, या दूसरे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास जाके पैसा रेज करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा जो स्ट्रेटजी का पार्ट है, वो अपनी हमारी कम्युनिकेशन और मीडिया स्ट्रेटजी होगी कि अवाम को कैसे यकीन दिलाया जाए कि ये वो PMLN है जिसने 3 बार पहले डिलीवर किया था, परफॉर्म किया था, जबरदस्त तरीके से किया था, और बेटर देन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर डिलीवर्ड इन द पास्ट। ये वही PMLN है। सो वी आर कमिटेड to improving the lot of the masses, और इंशाल्लाह ताला come next elections we will convince the people। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वजीर आजम इमरान खान अपने कत्ल की साजिश के हवाले से पहले भी बयान दे चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने एक नया बयान दे दिया है। पहले उन्होंने ये कहा था कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने एक वीडियो बनाई है, उसमें 4 लोगों के उन्होंने नाम ले लिए हैं। और जब इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, और उन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि जो इस इंतहा पसंद शख्स के हवाले से मुझ पर हमला कराया गया है, उसके पीछे शहबाज शरीफ का हाथ था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाथ था, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का हाथ था, और उन्होंने एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर का भी नाम लिया था, और वो चाहते थे कि उन तीनों के खिलाफ FIR काटी जाए, लेकिन उस वक्त पंजाब में उनकी हुकूमत होने के बावजूद वो FIR नहीं काटी गई। और आज इमरान खान ने ये कहा है कि मुझे कत्ल की साजिश के पीछे, मुझे जो कत्ल करवाने की साजिश है, अब उसके पीछे पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है, मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी। अगला उन्होंने प्लान B बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। अब ये तीसरा प्लान C बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं, जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है, और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता, तो पहले इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उसका जिम्मेदार वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इसके अलावा एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर को करार देते रहे। अब वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो कि करप्ट हैं, और उन्होंने करप्शन का पैसा एक दहशतगर्द तंजीम पर लगाया है, और उस दहशतगर्द तंजीम के पीछे एजेंसी के ताकतवर लोग भी हैं। तो उनका एक नया बयान है ये अपने ऊपर कातलाना हमले के हवाले से, जिस पर हम बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन साहब, बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है कि आसिफ अली जरदारी अब कत्ल करवाना चाहते हैं, एक दहशतगर्द तंजीम को करप्शन का पैसा दिया गया है, एजेंसीज के ताकतवर लोग भी उनके साथ हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, खान साहब के जो बयानात हैं वो रोज कौम सुनती है, और रोज जो है उनका नया एक बयान और बयानिया होता है, और फिर कुछ दिनों के बाद देते हैं जी कि वो बात पुरानी हो चुकी है, अब हम आगे चलते हैं। उन्होंने साइफर एक लहरा के बताया, फिर उन्होंने अमेरिका को गुनहगार ठहराया, फिर उन्होंने उसमें आर्मी चीफ को इन्वॉल्व किया। इसी तरीके से वो दिन अपने गुजार रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है, इंतहाई ज्यादती है उनके साथ कि वो हमेशा दहशत गर्दों के विक्टिम भी रहे। उनके खानदान ने एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो बर्दाश्त किया।
और इन सारी चीजों के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। और आसिफ अली जरदारी ने हमेशा कोशिश की कि इस मुल्क से इंतशार की सियासत को खत्म किया जाए, इस मुल्क में रिकंसिलिएशन की जो पॉलिसी है उस पे चला जाए, सबको साथ लेके चला जाए। हमने तो भुट्टो शहीद के कातलों के साथ बैठ के भी बातचीत की और इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क को आगे चलाने के लिए हमने तो रास्ते निकाले। आज हमें ये कहा जा रहा है कि इनकी करप्शन के पैसे की वजह से, ओ बाबा करप्शन तो आप लोगों ने की, आपके सहूलतकार आज भी जो है वो मुल्क से फरार हैं, ले आए ना वापस गोगी साहिबा को। लेकिन हसन साहब ये बताएं कि इससे पहले जब उन पे कातलाना हमला हुआ तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के किसी शख्स का नाम नहीं लिया, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी जो है, हसन साहब इससे पहले जब कातलाना हमला हुआ था तो जिम्मेदारी उन्होंने शहबाज शरीफ पे डाली थी, राना सनाउल्लाह पे डाली थी, एफआईआर कटवाना चाहते थे उनके खिलाफ भी और एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के खिलाफ भी, जो कि नहीं कट सकी। तो क्या वजह है कि उस वक्त वो पीपल्स पार्टी का नाम नहीं ले रहे थे, अब क्यों वो कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी इसके पीछे हैं? देखिए, वो जिस चीज से खौफजदा होते हैं, जिसको अपने लिए खतरा समझते हैं, वो उसका नाम लेना शुरू कर देते हैं। वो उनका लाना हमला उन पे हो गया, उनके अटैक के अंदर किसी की जेब से गोलियां निकली, आज तक उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया, टांग पे एक पट्टी बांधी हुई है और आराम से घर छुप कर बैठे हुए हैं। भाई आप बाहर निकले, आप लोगों में आए, आप तो लोगों में रहते थे। लेकिन कातलाना हमला तो हुआ था ना, जो मुबैना कातिल था, जिसने खुद कबूल किया कि मैं हमला करने के लिए गया था, ये तो हुआ था ना, उसको तो डिनाई ना करें। लेकिन ये बताएं कि ये जरदारी साहब का नाम क्यों सामने आ गया? अब देखिए, अब जरदारी साहब चूंकि इस मुल्क में वाहिद आदमी है जो इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की बात करता है, जमहूरी हकूक की बात करता है, लोगों को जोड़ने की बात करता है, तो ये तो चाहते नहीं है। ये तो हर रोज मुल्क को दिवालिया करके सोते हैं, हर रोज मुल्क के खिलाफ साजिश करके सोते हैं। उन्होंने एक अजीब सा उनका तर्ज सियासत है और मेरा ख्याल है वो जब तक उन्हें वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं हुकूमत में आ जाऊं, लेकिन अब वो दिन गए, बहुत दूर हैं, अब वो हुकूमत में तो आ नहीं सकते। तो हसन साहब तराशी के जरिए वो जिंदा रहना चाहते हैं लोगों में, और वो उनकी हसन साहब क्या इसका इस बात का ताल्लुक इससे भी है कि अब मोहसिन नकवी साहब को जो है पंजाब का केयरटेकर सीएम लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि जरदारी साहब के वो नॉमिनी थे, जरदारी साहब से करीबी बड़े हैं, तो इस वजह से आपके ख्याल में, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आ गए तो फिर उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो जरदारी साहब की तरफ कर दिया? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस मुल्क के अंदर उनका एक मीडिया हाउस है, वो उसके मालिक हैं, वो उनका लोगों के साथ जुड़ना है। आसिफ अली जरदारी के साथ भी मिलते थे तो इनको भी मिलते थे, नून को भी मिलते थे, जेयूआई को भी मिलते हैं, वो तो सबको मिलते हैं। मोहसिन नकवी अगर हमारा दोस्त है तो वो चौधरी साहबान का दामाद भी है, उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है। तो ये चीजें कह देना कि ये जी मोहसिन नकवी बन गया है तो वो आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक बड़े जिम्मेदार सहाफी हैं और वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो लोगों को साथ मिला के आगे चलेगा और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ शफाफ इलेक्शन की है। जब इन पे अटैक हुआ है उस वक्त तो इनकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर, अपनी हुकूमत में ये करवा सके और इल्जाम तराशी ये आसिफ अली जरदारी पे करते हैं। तो हसन साहब अब मुझे ये बताएं कि क्या इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर हो जाएंगे या जो पीडीएम जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, वो अब इसको मौखिर करने का प्लान बना रही है? क्योंकि कल जो मीटिंग हुई है, सरबराही इजलास हुआ है, उसके हवाले से भी यही सामने आ रहा है कि उसमें ये डिस्कशन हुई है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया जाए, सेंसस का और इसके अलावा हल्का बंदियों का जवाब बना के उसको इलेक्शन को डिले किया जाए। क्या बात दुरुस्त है? देखें जी, ये चीजें जो सारी हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर स्टैंस है कि हम इलेक्शन फिल फॉर चाहते हैं जी। हम क्यों नहीं इलेक्शन करवाएंगे? आपने कराची के अंदर देखा, वहां पे इलेक्शन हुए हैं जिसका MQM ने उसके रिजल्ट्स मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ की मर्दमशुमारी दोबारा करवाई जाए। अब हर एक की ख्वाहिश तो नहीं पूरी की जा सकती, मर्दमशुमारी भी जरूरी है और इलेक्शन हम चाहते हैं कि जल्दी हो, लेकिन जो चैलेंजेस हमारे लिए खान साहब छोड़ के जा रहे हैं या गए हैं, उन चैलेंजेस को भी तो मीट करना है, उन सारी चीजों को भी सामने रखना है। अगर इलेक्शंस लेट होते हैं, हम पीपल्स पार्टी कभी भी किसी गैर आईनी चीज पे बिलीव नहीं करती।
अगर इलेक्शंस लेट होते हैं तो जो आइन के मुताबिक होगा वो होगा। अगर आइन तो अगर आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस वक्त पर हो, मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शंस लेट भी हो सकते हैं, और अगर आइन इजाजत नहीं देता तो आइन शिकन हम तो है नहीं। आइन शिकन तो ये है जो हर रोज सिविल नाफरमानी की तहरीकों एक सेकंड हसन साहब, लोगों को कह रहे होते हैं कि हुंडी के जरिए पैसे भेजो। हसन साहब, हसन साहब कि बिल ना दो। हसन साहब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हसन साहब एक तरफ आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस बात के हक में है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अपने वक्त पे इलेक्शन हो जाएं, लेकिन फिर जो लेकिन के बाद वाला जुमला है ना आपका, वो वही जो है इस वक्त एक खदशात को जन्म दे रहा है, जब आप ये कहते हैं कि लेकिन अगर मुल्क के मफाद में तो इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं ना, देता हो किसी चीज की और मुल्क भी तकाजा करता हो, उसकी इकोनॉमी तकाजा करती हो, मर्दमशुमारी के लिए टाइम दरकार हो, तो अगर उसमें उसमें आगे इलेक्शंस हो भी जाए तो इन्होंने इलेक्शंस को करना क्या है? ये कल तो असेंबलियां तोड़ रहे हैं, ये तो असेंबलियां तोड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने तो पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप तक कहा है इन्होंने। ये तो वो लोग हैं इस्तीफे देकर कहते थे मंजूर नहीं करते, मंजूर नहीं करते। लेकिन हसन साहब हमारे इस्तीफे ना मंजूर करो। हसन साहब, मसला ये है कि माजी में हमने ये देखा है कि डिक्टेटर्स भी जो है वो आते हैं, आइन को तोड़ते हैं और कहते हैं कि देखें हमने मुल्क बचाना है, मुल्क की खातिर हमें ये करना जरूरी होगा। तो माजी में भी वो ये कहते रहे, और आज असद उमर साहब ने कहा है कि अगर आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा, जिसकी सजाए मौत है। जिन्होंने आइन बनाया है ना, उन्हें एक आइन शिकन का बेटा कह रहा है कि आइन आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 अगर लगना होता तो शायद असद उमर साहब की जो वजूद है ना वो भी ना होता। आर्टिकल 6 लगना चाहिए था जनरल उमर पर। ये आज असद उमर को ख्याल आया है कि वो आर्टिकल 6 लगेगा और मौत होगी। हमने तो ये आइन बनाया है, हमने तो आमरीयत के रास्ते रोके हैं, हमने तो असद उमर साहब है नहीं अपना मौकिफ देने के लिए इस इशू पे, अगर होते तो मेरे ख्याल से वो जवाब दे देते। हमें बता रहे हैं कि आइन शिकनी क्या होती है और आइन बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया है। ये वो केस है जिसपे हुकूमत पर और पुलिस पर तनकीद हो रही है कि जिस तरीके से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को अमल में लाया गया और फिर उन पर बगावत का केस बनाया गया, लेकिन अब उनको जो है जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए उनकी अहलिया हिबा फवाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हिबा, कल भी आपको मैंने सुना टीवी पे आप एक मौजूद थी और वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी कि उनको जो है वो कस्टडी में नहीं रखा गया, कहीं और भेज दिया गया है, लेकिन आज उनको पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, जहाँ पे 14 दिन का उनका जुडिशल हुआ है। आपकी मुलाकात भी हुई, तो खैर खैरियत से हैं फवाद साहब? क्योंकि माजी में चाहे शहबाज गिल साहब का वाकया हो या आजम सवाती का हो, उन पे मुबैना तशद्दुद की इत्तलात भी सामने आई थी, लेकिन फवाद साहब ठीक है, कोई ऐसा तुम महसूस नहीं हुआ आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, मेरी फवाद साहब से मुलाकात हुई है, ही वाज लुकिंग गुड, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी और कमरे में तो जी सांस लेने की जगह नहीं थी, तो उनसे इस टॉर्चर वाली बात को हम अभी नहीं बता सकते। जब उनसे एक प्रॉपरली हमारा अब टाइम होगा मिलने के लिए तो फिर मैं आपको इसके ऊपर अपडेट करूंगी। अदरवाइज ही लुक्स वेल एंड द स्पिरिट आर वेरी हाई। सही। और अब जो कानूनी कार्रवाई है वो क्या है? कल बेल के लिए अप्लाई किया गया है, जिसकी जो है दरख्वास्त होगी अब कल जी 8:30 बजे जी बेल हेयरिंग है कल। सही। और मुतमईन है जिस तरीके से, क्योंकि आपने कहा कि पुलिस के हवाले से भी जो है घर पे छापे मारे जा रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्या ऐसा कुछ है या फिर जो आइन और कानून है उसके मुताबिक भी पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है? आपको लग रहा है कि ये सारी जो एक्टिविटी हुई है ये कोई आइन और कानून के तहत हुई है? जिस तरीके से फवाद साहब को घर से अबडक्ट किया गया, मैं तो इसको अरेस्ट कहती ही नहीं हूँ, मैं इस बात को मुस्तरद करती हूँ कि ये एक अरेस्ट है। आप ये देखिए कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एक बिगेस्ट पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉयर हैं, और जिस तरीके का रवैया उनके साथ अख्तियार किया गया है इट्स अनएक्सेप्टेबल। 12 लोगों के साथ उनको अगवा किया गया उनके घर की हमारी गैराज में से,
उसके बाद 4 गाड़ियां विदाउट नंबर प्लेट्स उनको उठा के नामालूम मकाम पर उनको ले जाती हैं। और फिर जब फारूक हबीब साहब उनको पीछा करते हैं और अगले दिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बुलाया हुआ है और पुनीत वाज ट्राइंग टू टेक हिम टू इस्लामाबाद कि जी हम इनको यहाँ से ले जाएं, तो जब अननोन गाड़ी में आपको अगर कोई शहजाद साहब डाल के ले जाए जिसमें नंबर प्लेट नहीं होगी, तो आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी? किसी तरह ही करेगी ना जी। और क्या करेंगे? यकीनन ये एक तशवीश की बात है कि जिस तरीके से ये हुआ। कल परवेज लाई साहब ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब को अगर पहले ही उठा लिया जाता है तो पंजाब में ऐसे हालात ना पैदा होते, असेंबली ना टूटती है। और उसके बाद आपने भी उस पर रद्द-ए-अमल दिया, आपने मुजम्मत की इस किस्म के बयान की, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी उसको उस पर जवाब दिया। बट बाद में परवेज लाई साहब ने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने आज फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी से भी रब्ता किया, उनसे भी माजरत की कि फैमिली की दिल आज़ारी हुई है तो उस पर मैं माजरत खा हूँ। आपने कबूल कर लिया परवेज लाई साहब की माफ़ी? वो एक्चुअली चौधरी साहब जो बड़े चौधरी साहब हैं वो मेरे से बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको पता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गहमा गहमी सी, तो मेरे पास मेरा फोन नहीं था। तो फिर उन्होंने फैसल को फोन किया कि जी मेरी बेटी से बात कराएं, तो फिर फैसल से उनकी इस सिलसिले में बात हुई। ही वाज सर्चिंग फॉर मी। लेकिन बात यह कि किसी की, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, किसी की भी बात करके, किसी की शक्ल पे, किसी की फिजिक पे, किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके, ये देखें अल्लाह की बनाई हुई शक्लें हैं, फिजिक है, हम इस तरह तनकीद नहीं कर सकते कि इस तरह का है वो या इस तरह का है। लेकिन एनीवेज वो बड़े हैं, मोनिस भाई मेरे भाई हैं, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मेरा उनका रिश्ता आज का नहीं है। वो फवाद के केस में मेरे साथ बिल्कुल इन टच हैं। और चौधरी साहब ने भी पता नहीं, समझ नहीं आई ये बयान क्यों दिया, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, चले हम फोरगो करते हैं। लेकिन आइंदा हमें अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी फैमिली इस टेंशन से गुजर रही हो तो इस तरह के बयानों से गुरेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हिबा फवाद हमारे साथ मौजूद थी। कल फवाद चौधरी केशन लगी हुई है, देखते हैं कि क्या उनको बेल मिलती है या उनका जुडिशल रिमांड जारी रहता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।